चलिए लिखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक लिखिए तो, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक फाई बराबर हम लोग जानते हैं बी ए कोस थीटा। तब फाई बराबर हो जाएगा बी के हो जाएगा, देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एरिया के, कोस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि कोस थीटा शुद्ध अनुपात होता है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो खाली क्या बचेगा वेबर। तो बोले थे ना कि इसका वेबर होता है फ्लक्स का। बीमा भी लिख लेते हैं, बीमा तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए कोस थीटा। बीमा निकले, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स लिख दीजिए चाहे आई इनवर्स लीजिए, एरिया का एल स्क्वायर होता है। तो फाई बराबर एम टी इनवर्स टू एल स्क्वायर ए इनवर्स। एम एल स्क्वायर इनवर्स टू, और आई इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, रह दो लिखो, आगे लिखो बालक, नोट लिखिए अगला सब कोई। ये तो बड़ा आसान है। अब नोट लिखिए, लिखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। देखिए जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स जो है ना, कैसे विद्युत फ्लक्स पढ़ाए थे, तो फ्लक्स उसमें ऋणात्मक भी होता था, धनात्मक भी होता था, शून्य भी होता था। उसी तरह से ये भी होता है कि चुंबकीय फ्लक्स आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अच्छा देखिए जैसे ई वाला हम आपको बताया था कि कोई भी क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन हमेशा लंबवत बाहर की दिशा में होता है ना। तो जब चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में हो और एरिया का डायरेक्शन भी यही में हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और जब क्षेत्रफल तो हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो तो दोनों के बीच, ठीक। और एरिया तो हमेशा इस तरह से रहता है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाए तो 90 डिग्री। तीनों केस है तो तीनों लिख लीजिए नोट करके। अगला नोट लिखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र B, जब चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के, जब चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के लंबवत बाहर की ओर हो, लंबवत बाहर की ओर हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। क्या बालक, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, लिख लिए। बना लीजिए डायग्राम ही वाला,
ये देखिए आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ई वाला एरिया है। यहाँ पर थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। ऐसे क्यों बना है मालूम है आपको? क्योंकि हम जैसे कि एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र जैसे ऐसे एरिया है आपका और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, लेकिन हम ऐसे उठा हुआ कैसे बना सकते हैं? इसीलिए उठा हुआ किधर की दशा दिए, लेकिन एक्चुअल में ऊपर क्यों है नहीं, एक्चुअल में इसे सामने है चुंबकीय क्षेत्र का। तो उसको लिखिएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फाई बराबर BA कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान 0 डिग्री। तब फाई बराबर BA इंटू 1, तब फाई बराबर क्या हो जाएगा? BA पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा और एरिया दोनों एक ही दिशा में होते हैं तब फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। नहीं, तो अगला नोट लिखिए, लिखे में थोड़ा फास्ट रहिए। लिखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के लंबवत अंदर की दिशा में हो, क्षेत्रफल A के लंबवत अंदर की दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। लंबवत अंदर की दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। थीटा बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन समझ में आता है ना आप लोग को? क्यों 180 डिग्री? क्योंकि एरिया हमेशा लंबवत बाहर की दिशा में होता है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री है। कोस 180 का मान कितना होता है? -1। गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -BA, और जो कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बोले थे कि पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, शून्य भी होगा। तीसरा, चलिए अगला नोट लिखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के साथ लंबवत हो, जब चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के साथ लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है और इस स्थिति में फ्लक्स का मान 0 होता है। और इस स्थिति में फ्लक्स का मान 0 होता है। शून्य होता है, यानी कि ई वाला जो केस होगा आपका ना, तो विद्युत एरिया तो हमेशा लंबवत इधर की ओर होता है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा, तब जाकर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये तो हम बना नहीं सकते हैं, नहीं तो ऐसे दर्शा सकते हैं इधर से जाते हुए एरिया को, तब हो सकता है। चलिए बना ही देते हैं, तो जब इतना बना है तो थोड़ा सा उसको ही बना देते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दे रहे हैं इस तरह जाते हुए, और एरिया हम लोग लंबवत बाहर के डायरेक्शन में मिलते हैं इस तरफ। ये हो गया आपका बी, और ये वाला हो गया आपका एरिया ए, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देखिए था जैसे ऐसे जा रहा है फ्लक्स से चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो एक्चुअल में से होके थोड़ी गुजर रहा है, ये तो सब बाहर से गुजर रहा है। हम लोग फ्लक्स किसको कहते हैं? क्षेत्र से गुजरने वाला, क्षेत्र से तो गुजर ही नहीं रहा है। तो लिख लीजिए, इससे डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए बी ए कोस 90 डिग्री, फाई बराबर बी इंटू ए इंटू 0, फाई बराबर 0। एक और केस में 0 होता है चुंबकीय फ्लक्स, वो आप बताइए कि इसे कौन ला होगा? विद्युत क्षेत्र में पढ़ाए थे, तो पढ़ा रहे थे। ये नहीं पढ़ाए थे कि जब किसी बंद सतह के अंदर में कोई विद्युत द्विध्रुव होता है तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान, तो इसमें चुंबक तो कभी एकल ध्रुव वाला संभव होता नहीं है, और जितना नॉर्थ ध्रुव की शक्ति होता है उतना ही साउथ ध्रुव की भी शक्ति होता है। तो यदि हम लोग किसी चुंबक को बंद सतह के अंदर में रख दें, किसी चुंबक को बंद सतह से तो अंदर रख दे, तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा? क्योंकि यदि बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 नहीं हुआ तो फिर चुंबक के गुण के अपवाद हो जाएगा, क्योंकि एकल ध्रुव वाला चुंबक कभी संभव होगा नहीं करता। तो एक और नोट लिख लीजिए कि हाँ, जब किसी बंद सतह के अंदर कोई चुंबक स्थित हो, कोई चुंबक स्थित हो तो सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। तो सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। देखिए, जैसे आवेश वाला स्थिति पढ़ा थे ना, तो आवेश वाला केस में यदि एक आवेश होता था तो सतह से चुंबक विद्युत फ्लक्स गुजरता था, लेकिन चुंबक तो कभी एकल ध्रुव वाला संभव नहीं है। तो कैसन को चुंबक रहे, यदि बंद सतह के अंदर होगा तो पक्का उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान हमेशा, जबकि आवेश के केस में ऐसा नहीं होता है। धन आवेश रहता था तो फ्लक्स बाहर की दिशा में जाता था, ऋण आवेश रहता था तो वहाँ फ्लक्स का मान होता था। लेकिन कैसन को चुंबक सतह के अंदर रहेगा तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा, ठीक ना। चलिए अब लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर कोई चुंबक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबक है, और हम लोग क्या करते हैं, किसी बंद कुंडली को इसके नजदीक में लाते हैं। बंद कुंडली मतलब कि जो तार जो है ना वो पूरी तरह से, मतलब इसका प्रारंभिक सिरा अंतिम सिरा कहीं से बंद होगा, ऐसा नहीं कि तार लंबा ले आना है। हाँ, लपेट करके इसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो जब हम लोग किसी बंद कुंडली को किसी चुंबक के पास गति कराते हैं, चुंबक के चारों ओर गति कराते हैं, या कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को इसके चारों ओर गति कराते हैं, ठीक, या
दोनों को गति कराते हैं, कुंडली को भी और चुंबक को भी। तो ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, और जबकि इसका स्रोत किसी बैटरी से नहीं है, ये केवल गैल्वेनोमीटर से नहीं जी, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। और गैल्वेनोमीटर किसके उपस्थिति को बताता है? इसका मतलब है कि एकरा में कौची उत्पन्न हो रहा है? तो 3 कारण से उत्पन्न होता है। या तो चुंबक को स्थिर रख करके कुंडली को घुमाइए चुंबक के चारों ओर, या कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को गति कराइए इसके चारों ओर, या दोनों को एक साथ गति कराइए। तो होता क्या है कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जब हम लोग घुमाते हैं तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो कहिए कुंडली में कैसे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि चालक तार के अंदर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कुंडली को घुमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सब को आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। और जब भी किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो अपने मूल स्थान से विक्षेपित होता है। तो इसका मतलब है कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा ना, तो कुंडली यानी कि चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्थान से विक्षेपित होना शुरू कर देता है, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना। और जब भी किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होता है। तो वही एक रीजन है विद्युत धारा उत्पन्न होने का। लेकिन इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो टॉपिक लिखिए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखिए। किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण, सापेक्षिक गति के कारण, सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होने की घटना को, कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होने की घटना को, विद्युतवाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल को, कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल को प्रेरित विद्युतवाहक बल कहते हैं। कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल को प्रेरित विद्युतवाहक बल कहते हैं, कहते हैं। तथा विद्युतवाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को, तथा विद्युतवाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को, उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। जो कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है ना इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए, तो उस विद्युतवाहक बल का मान है प्रेरित विद्युतवाहक बल, क्योंकि वो पहले से मौजूद होता नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युतवाहक बल किसी सेल का होता है, पहले से तो हम लोग यही जान रहे हैं। लेकिन इसमें विद्युतवाहक बल की उत्पत्ति होती है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, और जिसकी गति के कारण विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो जो विद्युतवाहक बल इसमें उत्पन्न होता है उसको प्रेरित विद्युतवाहक बल कहा जाता है, यानी कि उत्पन्न विद्युतवाहक बल। और उसके कारण जो धारा उत्पन्न होता है तो उसको कहा जाता है प्रेरित धारा, या हाँ प्रेरित विद्युत धारा। तो अब लिखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, देखिए जब किसी बंद कुंडली को जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, तो बंद कुंडली के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो बंद कुंडली के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं और लगातार अपने मूल स्थान से विक्षेपित होते रहते हैं, और लगातार अपने मूल स्थान से विक्षेपित होते रहते हैं, विक्षेपित होते रहते हैं। तो ये विक्षेपित इलेक्ट्रॉन बंद कुंडली के अंदर गति करने लगती है, तो ये विक्षेपित इलेक्ट्रॉन बंद कुंडली के अंदर गति करने लगती है, जिससे उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, जिससे उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, जिसका पता हमें गैल्वेनोमीटर में चलता है, जिसका पता हमें गैल्वेनोमीटर में चलता है। गैल्वेनोमीटर में चलता है, हो गया ना। जैसे यही सिद्धांत जो है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका जनरेटर बनाया जाता है, जिसका स्टडी 10 क्लास में किए होंगे। जैसे देखिए होता क्या है ना कि देखे होंगे कि इधर होगा एगो चुंबक के नोक आ इधर होगा एगो चुंबक के आ एक बीच में वो कुंडली होगा इसे रखा नहीं जी, एकरा में इसे रॉड एगो लगा करके इसको तेजी से क्या किया जाता है, इसमें तार भी लपेटा हुआ रहता है। जब इसको तेजी से घुमाते हैं ना तो ये क्या करता है कि चुंबक के नॉर्थ और साउथ के बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लगातार क्या करता है, काटता है। तो चूंकि चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अब घुमा रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित करने बल का अनुभव करता है, और चूंकि लगातार आप घुमा रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करता है तो उसमें एक धारा की उत्पत्ति, यही सिद्धांत पर जनरेटर भी बनाया जाता है, ठीक ना। किसी जैसे देखिएगा मोटर आपका रहेगा ना, तब मोटरवा को उल्टा घुमाइएगा ना तो उससे करंट निकलने लगता है, क्योंकि इसमें भी चुंबक रहता है मोटर को, क्योंकि उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होने लगता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में कोई कुंडली है और वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटने लगा, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होने का मेन कारण उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसा थोड़ी है कि कुंडली जो बनाया रहता था आधातु का बना हुआ रहता है, जब भी रहता है तांबा का तार रहता है, लोहा से बना हुआ रहता है। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक प्रतिलोमी धारा। प्रतिलोमी धारा
हाँ देखो, प्रतिलोमी धारा को समझने के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जैसे वो कुंडली है, कुंडली मतलब कोई भी तार का ऐसे हम लोग सर्किट लपेट देते हैं ना तो कुंडली हो जाता है, ठीक। और इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बैटरी जोड़ा गया है। इसमें वो परिवर्ती प्रतिरोध होता है। परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है कि किसी परिपथ से परिवर्तित होने वाले धारा के मान के लगातार बदलता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक। लेकिन यदि धारा के मान को लगातार बदला जाए, घटाया बढ़ाया जाए, लगातार परिवर्तित किया जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होगा कि कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें परिवर्ती प्रतिरोध लगा करके इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहता है, ठीक। और इसके बगल में वो लोग कुंडली रख दिए हैं, दूसरा कुंडली जिसको हम लोग द्वितीय कुंडली के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ल है, केवल गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। तो होता क्या है ना कि जब ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली से गुजरता है ना तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है, जिसका विक्षेप हमको कुंडली में दिखाई देता है। मतलब कुंडली में लगे हुए गैल्वेनोमीटर में दिखाई, क्योंकि देखिए इसके पहले आइए, जैसे कि यहाँ समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। जैसे ये हो गया नॉर्थ है, आई वाला हो गया साउथ, इसके बीच में हम लोग कोई कुंडली रख दिया, कुंडली को लगातार घुमाते हैं ना। तो कुंडली को लगातार घुमाने का मतलब है, कुंडली को लगातार घुमाने का मतलब है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे कैसे देखो यहाँ लाइट है ना, तो कैसे हम यहाँ पर जैसे हाथ यहाँ पर कर किए हुए हैं तो यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन हम लाइट हाथ ऐसे से करेंगे बार बार, यहाँ पर देखिए तो अंधेरा क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। लाइट को इसे काट रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट के हम काट के गिरा दी गुड़ी गुड़ी करके। लाइट में केवल परिवर्तन हो रहा है, लाइट तो सीधे जा ही रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग किसी कुंडली को घुमाते हैं ना तो ये क्या करता है कि कुंडली लगातार चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। इसका मतलब कि काट के गिरा नहीं दिया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होता है। और जब भी किसी कुंडली से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है ना तो कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति, ठीक। तो घुमा के हुआ, देखिए बिना कुंडली को घुमाए हुए कुंडली रख दिए, एक से परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ दिए। जब एक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है, यानी कि वह चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलते रहेगा। और यही चुंबकीय क्षेत्र जब किसी कुंडली से गुजरेगा और जब भी किसी कुंडली से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो उसमें भी विद्युत धारा की उत्पत्ति। लेकिन देखा गया ना कि जो इसमें विद्युत धारा का उत्पन्न होता है ना, जो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसका दिशा देखा गया कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के ठीक विपरीत था। देखिए प्राथमिक कुंडली में धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है और द्वितीय कुंडली में जो धारा उत्पन्न होकर विपरीत है कि नहीं। प्राथमिक कुंडली में ऐसे धारा जा रहा है और द्वितीय कुंडली में ऐसे धारा, तो ये धारा सीधी धारा है कि प्रतिलोमी धारा है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के ठीक उल्टा है, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रतिलोमी धारा। तो जैसे ही हम लोग स्विचवा ऑन करते हैं ना तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यही चुंबकीय क्षेत्र इससे गुजरता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। तो द्वितीय कुंडली से जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न गुजरता है तो इसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस देखा गया कि इस विद्युत धारा की दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के ठीक विपरीत था, इसीलिए इस कुंडली में उत्पन्न धारा का नाम रख दिया गया प्रतिलोमी। और जैसे अगर स्विच ऑफ करते हैं हम लोग ना तो फिर इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो होता क्या कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र एक से गुजरबे नहीं करेगा तो फिर एक में धारा की उत्पत्ति होगा। तो धारा इसे आ रहा था ना, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बंद होता है ना तो इसमें धारा ऐसे चल लगता है इस दिशा में, मतलब धारा लगातार घटने लगता है, इस दिशा में चलने लगता है। तो देखिए तो एकरो में धारा यही दिशा में प्रवाहित हो रहा था, अब फिर जैसे बंद किए तो एकरा में जो धारा है दिशा बदल गया ना, जो ऐसे रहा तब क्या हो गया। तो उस स्थिति में इसमें प्रवाहित धारा को हम लोग कहते हैं सीधी धारा। लेकिन सीधी धारा कब होता है, जब एक बंद कर देते हैं स्विच को तब। तो 2 धारा पढ़ना है आपको। तो पहले प्राथमिक धारा की परिभाषा लिखिए।
हाँ सॉरी, प्रतिलोमी धारा। लिखिए, जब दाब कुंजी को दबाते हैं, जब दाब कुंजी को दबाते हैं, जब दाब कुंजी को दबाते हैं तो द्वितीयक कुंडली में, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के दिशा के, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के दिशा के विपरीत होता है, दिशा के विपरीत होता है। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के दिशा के विपरीत होता है, तो इस धारा को प्रतिलोमी धारा कहते हैं। तो इस धारा को प्रतिलोमी धारा कहते हैं, प्रतिलोमी धारा कहते हैं, कहते हैं। अब इसका कारण लिखिए कि काहे ओकरा में धारा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे तो कारण बता ही दिए आपको, लेकिन कारण लिख लीजिए कि जब प्राथमिक कुंडली के कुंजी को दबाते हैं, हाँ कारण, जब प्राथमिक कुंडली के कुंजी को दबाते हैं, कुंजी को दबाते हैं, कुंजी को दबाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरता है, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरता है, द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरता है, गुजरता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, होती है, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के, जिसकी दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के ठीक विपरीत होता है, ठीक विपरीत होता है, विपरीत होता है। इसलिए इसे प्रतिलोमी धारा कहते हैं, इसलिए इसे प्रतिलोमी धारा कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो इसमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक से गुजरता है, तो दूसरा कुंडली से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है, तो धारा की उत्पत्ति होता है।
लेकिन उसमें उत्पन्न धारा की दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के ठीक है, इसीलिए प्रतिलोमी धारा कहते हैं। तो डायग्राम नोट कर लीजिए सब कोई, आप रोक दीजिए।